नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आनंद जी और अभय जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे पिछले सप्ताह देश और दुनिया के घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। आप दोनों लोग का स्वागत है। जी। नमस्कार। आनंद सर, राहुल गांधी ने कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया प्रयागराज में या इलाहाबाद में, और उसका रिस्पांस तो काफी अच्छा रहा। उन्होंने मुद्दों को काफी अच्छे तरीके से उठाया। अ, हम क्या ये कह सकते हैं राहुल गांधी की राजनीति को थोड़ा सकारात्मक तरीके से देखते हुए कि छात्रों के आक्रोश को अभिव्यक्ति देने वाले मुख्य धारा के राजनीतिक नेताओं में से वो सबसे प्रमुख बन गए हैं और उनके आसपास छात्र गोलबंद हो रहे हैं, या कुछ खास कार्यक्रमों की ही बात है? मुद्दे छात्र उठा रहे हैं, किसी नेता के भरोसे नहीं है, ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा? डॉक्टर कमल, मैं बिल्कुल जो जो अभी तक हम लोग समझे हैं, दो तीन चीजें स्पष्ट कर दूं। इस पे अभय भाई इसको पहले ज्यादा अच्छे ढंग से बता भी चुके हैं। पहले भारत की जहां तक राजनीति की बात करते हैं, दो ध्रुव हैं। एक नरेंद्र मोदी साहब हैं और एक राहुल गांधी जी हैं। ये दो लोगों के बीच में भारत की राजनीति इस समय आगे पीछे हो रही है। जो भी जिसको जो अच्छा लग रहा है उस तरफ जा रहे हैं। अब रही बात छात्रों की, छात्र जो हैं वो किसी राजनीतिक घेरे के अंदर नहीं है। वो किसी धार्मिक घेरे के अंदर नहीं है, वो किसी जातिगत घेरे के अंदर नहीं है, वो किसी रीजनल घेरे के अंदर भी नहीं है। वो शहर और गांव के में भी उनका वो टूट गया है। वो जेंडर के घेरे में भी, वो लिंग के घेरे में नहीं कि तुम महिला, मैं पुरुष, तुम महिला, तुम रात में नहीं जाओगी, तुम वो जाओगी, तुम तुम ये वाली गाली नहीं दे सकती हो, मैं दे सकता हूँ। ये सब वो सब इससे परे हैं। जो आपने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द गोलबंदी नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इज अ बेटर रीडर। वो इन छात्रों की समस्याओं को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे हैं और शायद अपने को उनके साथ कैलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज नॉट हैपनिंग कि राहुल गांधी ने कुछ किया और उसके साथ छात्र मिल रहे हैं। नहीं, छात्र जो कर रहे हैं उसको राहुल गांधी बेहतर ढंग से समझ के वो कह रहे हैं कि अगर वहां झारखंड सरकार के साथ है तो उसके साथ उसका भी वो होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार से भी सवाल पूछने चाहिए। वो कह तो वो ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया और उसने बहुत अच्छा किया और नाना ने बहुत अच्छा किया और मामा ने बहुत अच्छा किया, मम्मा ने बहुत अच्छा किया, दादी ने। नो, अगर छात्रों के इश्यूज हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मुझे कभी कभी समझने के लिए आपसे संवाद करना पड़ेगा तो मैं तुमसे बुला के मैं उस संवाद को समझने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ मोदी जी हैं। मोदी जी की दिक्कत क्या है कि देखिए, अब कभी कभी अब समझ में आता है उम्र के इस पड़ाव पे कि माँ बाप क्यों कहते थे कि पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। हम सब लोगों के घर में डांट पड़ती थी, पढ़ने लिखने का ये फर्क होता है। अब मोदी जी को जानने वालों को बुरा लग सकता है। मोदी जी जो अनपढ़ वाले काम करते हैं, वो पढ़े लिखे तो है नहीं, ये तय है। उन्होंने डिग्री भले ही उनके पास कहीं कहीं से उन्होंने जुगाड़ कर ली हो। हमारे और आपके बीच भी बहुत से लोग डिग्री जुगाड़ कर लेते हैं और पीएचडी से लेके मालूम नहीं क्या क्या। वो पढ़े लिखे नहीं है। वो जब वो आके जेनजी के साथ क्यों ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तुम में से एक हूं। मोदी जी, आप उनमें से एक नहीं हो सकते हैं। वो जब अपना उद्बोधन कर रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर में, वो जेनजी की जो लिंगो है, जिसको वो उनकी एक भाषा अलग होती है, उस भाषा को वो करने चाह रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के वो भाषा नहीं हो सकती है। तो व्हाट इज जो जो बेसिक फर्क हो रहा है कि मोदी जी अपने को उसमें से एक दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे बीच का हूं। अब ये सब मोदी जी जब ये सब बेवकूफी की बातें करते हैं कि प्रश्न पूछना चाहिए और संतुष्टि, क्या मोदी जी आप प्रश्न पूछना चाहिए? जब आप प्रश्न के उत्तर ही देने को नहीं तैयार हैं तो आप कैसे अपने को जेनजी के साथ एक वो कर सकते? राहुल गांधी बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे में से एक हूं। नो, आपकी समस्याओं को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और उन समस्याओं का मैं रिएक्ट इस तरह से कर रहा हूं कि भाई मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं। ही नेवर सेज कि आई एम वन ऑफ द जेनजीज। मैं सब समझता हूं, नहीं, वो नहीं समझते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो अपने सारे कार्यक्रम में बुलाते हैं उन बच्चों को, स्टेज देते हैं उन बच्चों को, बातचीत सुनते हैं उन बच्चों की। वो एक अलग बात है कि उसको एक एक दिशा देने की कोशिश जरूर करते हैं कि भाई 1,00,000 लोगों में 12 लोगों को नौकरी मिलती है, दोबारा वो उस तरह की फिगर्स करके वो एक उसको तो जरूर करते हैं कि उसको एक एक पॉजिटिव वे में समझाने की कोशिश करें कि आप ऐसे समझिए। लेकिन ही नेवर टॉक्स। मोदी जी का क्या, वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। मन की बात रात में वो कि तुम्हें माफ करे, वो कभी नहीं कहते, वो कहते हैं हमें में गलती है। तो पहली जो मुख्य विभिन्नता है वो ये है। और इसीलिए जो ये वाला वर्ग है,
जो पॉलिटिकली उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं ये कहूंगा ज्यादातर नहीं है, उसको ये लगता है कि कहीं ये व्यक्ति मेरा जो जो भी मेरी समस्याएं हैं उसके साथ चले ना चले, उसको बेहतर ढंग से समझ रहा है। और आज इसलिए कहीं जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं तो लोगों की एक उम्मीद जगती है। तो मैं अभी इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी इस अपने को उनके साथ ज्यादा अलाइन करने में सफल हुए हैं, जबकि मोदी जी उसमें से अपने को ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं तुम में से एक हूं, जो जो शायद उनकी एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। डॉक्टर कमल। वैसे राहुल गांधी आरएसएस पर भी खुला हमला बोलते हैं। कल भी उन्होंने मोहन भागवत की तस्वीर दिखाई और ये कहा कि इनके लोग हर यूनिवर्सिटीज में हैं। मोहन भागवत ने पिछले सप्ताह जेएनजी के साथ एक संवाद किया। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने संपादकीय लिख के उसकी एक तरीके से तारीफ ही की। तो हम इस स्थिति को कैसे देखें? क्या मोहन भागवत सरकार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर पा रहे हैं? उन्होंने सरकार की गलतियां मान ली, या हम ये कहें कि वो मोदी जी की भी काफी आलोचना कर रहे हैं? भागवत साहब की भूमिका को हम कैसे समझें? देखिए, मोहन भागवत की भूमिका शुरू जब उन्होंने पहले से ये रवैया अपनाया, जब 2024 का नतीजा आया तो उन्होंने मोदी जी के ऊपर और उनके सरकार चलाने के तरीके और नेतृत्व के तरीके पे कुछ छीटाकशी की थी। उन्होंने नहीं, संघ के दूसरे लोगों ने भी छीटाकशी की थी, तो उस छीटाकशी पे हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन वो खुशी हम लोगों की काफी अपरिपक्व किस्म की थी, और संघ और भाजपा के बीच में जो एक गर्भनाल का रिश्ता है, हमने मान लिया था जैसे कि ये रिश्ता जो है वो दरक गया है, इसमें फर्क, इसमें अंतर पड़ गया है। ऐसी बात नहीं थी। दरअसल संघ भाजपा का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, इसी तरह मोदी और भागवत का भी रिश्ता नहीं टूट सकता। इम्फेसिस का फर्क है, जोर का फर्क है दोनों के बीच में। इस बात पे मतभेद हो सकते हैं, इस बात पे मतभेद था कि भाई राम मंदिर का रास्ता संसद में कानून बना के साफ होगा कि अदालत के फैसले से साफ होगा, ये दोनों में स्पष्ट रूप से मतभेद था। वो मतभेद निकल के आया है। इस प्रकार के मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के मतभेदों को हम लोगों को इस तरह जश्न नहीं मनाना चाहिए। जो हम लोग सरकार के आलोचक हैं, हिंदुत्व की राजनीति के आलोचक हैं कि ये देखिए देखिए इनमें दरार पड़ गई, उनके बीच में कोई दरार नहीं है। वो दोनों हमेशा हर वक्त जुड़े हुए हैं। जैसे कि बाप बेटे में घरों में बहस होती है, उस प्रकार की बहस तो उनके बीच में होती है कि भाई अब बेटे की चलेगी कि बाप की चलेगी, ये भी हो सकता है, ये भी सब हो सकता है। मतलब मोदी का जो व्यक्तिवाद है, उस व्यक्तिवाद से उनको दिक्कत भी है। ये और जिस तरह से सबको, जैसे उन्होंने पिछली बार 2024 में टिप्पणी की थी इन लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों ने चुनाव लड़ने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं का प्रचार करने में लगा दिया है। वो विचारधारात्मक प्रोजेक्ट वो भूल गए हैं। अब भाजपा को दोबारा विचारधारात्मक प्रोजेक्ट पे लाना होगा। 2024 के बाद संघ की तरफ से सबसे बड़ी आलोचना ये निकल के आई थी। तो ये आलोचना कहीं से भी मोदी के खिलाफ नहीं थी। मोदी द्वारा जिस तरह पार्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उसकी आलोचना थी। हम लोगों ने इन आलोचनाओं को गलत समझा। अभी भी उन्होंने जो कहा है उससे बिल्कुल साफ है कि मोदी और भागवत जो हिंदुत्व की राजनीति के शीर्ष पुरुष हैं, दोनों, इन दोनों से बड़ा तो कोई है नहीं, ये दोनों मिलकर जो मौजूदा माहौल में राजनीतिक गर्मी पैदा हो गई है जंतर मंतर के आंदोलन की वजह से, उस गर्मी को ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए तरह की लल्लो चप्पो चल रही है। यानी जब बच्चे नाराज हो जाते हैं तो उनको पटाने फुसलाने के लिए लल्लो चप्पू करते हैं लोग, बुजुर्ग लोग हैं। तो मोदी और वो दोनों कर रहे हैं। जैसे मोदी जी कभी डांटते भी हैं, तुम गाली दे रहे हो, चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। मोहन भागवत ने ये भी नहीं किया। तो ये इस तरह से ये जुगलबंदी है। इस जुगलबंदी को हम लोगों को देखना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने उस पर कोई छीटा कैसे कर दी। बहुत ही, आप देखिए ना, मोहन भागवत इस तरह बोल रहे हैं जैसे कि उन्हें वो सरकार से बाहर खड़े हों। सरकार जो कर रही है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो सरकार के बाहर खड़े हैं। एक गुरु हैं जो वनवास, जो जंगल में बनी हुई कुटिया में रहते हैं, वहां से चाणक्य जंगल में बड़ी कुटिया में रहते थे, वहां से चंद्रगुप्त को निर्देश देते थे या उनकी आलोचना करते थे। इस टाइप जब स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार चलाने में 100% भागीदार है। ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक ओएसडी के तौर पर सरकार से तनख्वाह प्राप्त करते हुए सरकार की कार्रवाइयों में भाग नहीं ले रहे हो। हर चीज संघ अगर ये तय कर ले कि सरकार ये नहीं करेगी तो मोदी जी उस काम को नहीं कर पाएंगे। जितने भी आईएएस अफसर हैं, बहुत सबको सबका गेरुआकरण, भगवाकरण इन लोगों ने कर दिया है। ये सब लोग मिलके एक, जिसे कहते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत बड़ा संकुल है जिसमें मिलके ये लोग इस देश और समाज को अपने मनमानी दिशा में, राजनीति को, राष्ट्र को
सबको मनमानी दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये पूरा अब जब देखते हैं कि चीजें गड़बड़ा रही हैं, क्योंकि अगर 29-30% आबादी नाराज हो जाएगी सरकार से और ठोक के वहां पे वोट दे देगी इनके खिलाफ, तो ये तो चुनाव हार जाएंगे बुरी तरीके से, क्योंकि तो बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं। इनका बहुमत कोई ऐसा 50% बहुमत तो है नहीं, बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं। अब आप देखिए मोदी जी का निशाना क्या है। मोदी जी इस बात को लेकर बहुत बेचैन है कि जेनजी का जो पेरेंट है, यानी जेनजी का जो माता पिता है, वो क्या सोच रहा है। इसलिए उन्होंने पोस्टर निकाला है इसके ऊपर, जेनजी के माता पिताओं को संबोधित करने वाला पोस्टर निकाला है कि हमने अपने बच्चे को संस्कारों में पाला है, वो कभी गुमराह नहीं होगा, उसे मतलब किसी राह पे भटकाया नहीं जा सकता। ये पोस्टर निकाला है। दूसरा पोस्टर निकाला है कि एक जेनजी का नुमाइंदा खड़ा हुआ है और मोदी जी उसकी पीठ से पीठ लगा खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जेनजी भी लोकप्रिय है और मोदी जी भी लोकप्रिय है। ये आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए पोस्टर हैं जो दिल्ली में चिपके हुए हैं और तमाम जगहों पर चिपके हुए हैं। उन्हें डर है कि जेनजी का जो नौजवान है उसके एक माँ बाप भी हैं, उसकी एक ताई है, एक चाचा है, ये सब लोग नाराज ना हो जाएं, क्योंकि एक नौजवान जो उसको हमने पीट दिया वहां जंतर मंतर पे, उसको पीट दिया, उसकी पूरी फैमिली नाराज हो जाएगी। एक नौजवान की वजह से तो हमारे 5-6 वोट जाएंगे, इनके धुर्रे उड़ जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब लोकसभा में वोटों की गिनती होनी शुरू होगी तो बीजेपी पता चला कि 50, 60, 70, 80 के पास आगे रुक गई और बढ़ ही नहीं पा रही है बीजेपी। ये इस स्थिति को इन लोगों ने भांप लिया है, डर गए हैं बहुत ज्यादा। मुझे तो पक्का यकीन है कि अतुल लिमये ने जो बयान दे दिया था, अब दोबारा नहीं देंगे बयान। वो मोहन भागवत उनके मुंह पे टेप लगा के आए होंगे, आप दोबारा नहीं बोलना है इस तरीके से। तो ये सब लोग मिलके किसी तरीके से इस गर्मी को, जो राजनीतिक गर्मी पैदा हुई है, उस राजनीतिक गर्मी में सरकार की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार की हर बात पर शक किया जा रहा है, इसको ठंडा करना चाहते हैं। उसके लिए ये सारा का सारा प्रपंच रचा गया है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो 2000 जेनजी मोहन भागवत के कार्यक्रम में बैठे हुए थे, वो उसमें से ज्यादातर तालियां बजाने के लिए और हौसला अफजाई करने के, जो बंदा सवाल पूछ रहा था वो भी उन्हीं का बंदा है, वो जेनजी का एक फर्जी प्रतिनिधि है, उसको हम लोग लंबे अरसे से जानते हैं। अचानक उसको प्रकट किया गया है और वो विभिन्न मीडिया मंचों पर उसको जेनजी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठाया जाता है। उससे अब एक बार पूछा गया कि भाई आपके लिए सबसे अच्छा नेता कौन सा है, आप किसको पसंद करते हैं, तो कहा हम फडणवीस को पसंद करते हैं, देवेंद्र फडणवीस हमारे लिए सबसे अच्छे नेता है। ये इस टाइप के लोग हैं। ये पूरा का पूरा गढ़ा गया इस तरह का कार्यक्रम था। इसके मुकाबले अब राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रमों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि वो उनमें एक ऑर्गेनिकनेस, वो बहुत पूरी ऑर्गेनिक तरीके से वो कार्यक्रम होते हैं। अभी शीतल प्रसाद सिंह स्वयं वहां पे होके आए हैं इलाहाबाद में, जब कार्यक्रम हो रहा था तो वो वहां पे थे मौजूद, वो चश्मदीद गवाह है। उन्होंने बताया कि इतने बिल्कुल बिजली सी दौड़ रही थी माहौल में, इलेक्ट्रीफाइंग एकदम माहौल था। और चारों तरफ जो है राहुल गांधी की छवि इतनी मजबूती के साथ उभर रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी कमल जी। आनंद सर, एक चीज मेरे मन में आती है कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी दोनों, और गृह मंत्री खास तौर पे, वो संसद में विपक्ष के सामने आ क्यों नहीं रहे, कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल काम ये नहीं होना चाहिए। तो क्या इसके पीछे कोई रणनीति है, या सच में वो डर गए हैं, घबरा गए हैं कि विपक्ष अगर तीखे सवाल करेगा तो मैं कैसे सामना करूंगा? संसद में जो कुछ भी गतिरोध चल रहा है उसके संदर्भ में आप क्या समझ रहे हैं? डॉक्टर कमल, मैं एक दो चीजें ऐड इसलिए कर दूं कि जो बात अभय भाई ने कही उसको मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा 1-2 मिनट में। पहली चीज ये है कि आरएसएस और मोदी जी और भागवत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, ये बहुत ही सधे हुए ढंग से अगर किसी की कोई कमजोरी है तो ये उसको कवर करते हैं। जैसे आरएसएस की कमजोरी क्या है, खड़गे, प्रियांक खड़गे उनसे मांग रहे हैं कि कागज दिखाओ, कहाँ रजिस्ट्रेशन। मोदी जी उसको कवर कर रहे हैं कि नहीं, सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया एनजीओ जो सबसे अच्छा ढंग से चल रहा है, उस कमी को वो कहीं ना कहीं कवर करते हुए एक दूसरे की चलते हैं। अभय भाई ने कहा मंत्रालय छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर या तो कांग्रेस के हैं या आरएसएस के हैं। बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर या तो कांग्रेस के होंगे, आरएसएस के होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ वीएचपी के हैं, मतलब पुराना अगर इनका उठा के देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद या हिंदू महासभा, माफ कीजिएगा, हिंदू महासभा, लेकिन बाकी सारे इनके आरएसएस के वो हैं। और तीसरा एक चीज और मैं कहूंगा अभय भाई, इन बच्चों का मान लीजिए कोई चाचा, नाना, बुआ, ताई या ना हो, माँ बाप तो होंगे। हर बच्चा तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है इस देश में, एक को छोड़ के इनके किसी माँ बाप से ही पैदा हुए हैं।
तो माँ बाप तो है ही ना, अपने लड़के को पिटता हुआ देखेंगे तो कौन माँ बाप खुश होगा? तो और ये भी जान लीजिए, जिनको मोदी जी जिस जनरेशन को कहना है ना माँ बाप को, ये वो माँ बाप हैं जो अगर आपके बच्चे को कोई छू दे तो स्कूल चले जाते हैं मास्टर से लड़ने और उसको पीटने कि तुमने मेरे बच्चे को छुआ कैसे। ये याद रखिए, हम मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी आपकी जनरेशन में फर्क है। अबे भाई के समय और मेरे समय अगर घर में पता लग जाता ना कि टीचर ने मारा तो जरूर 2 और मारते घर वाले कि जरूर ठीक तुमने ऐसा काम क्यों कर मारा। सही बात। और आज की तारीख में आप देखिए किसी की हिम्मत है कि वहां स्कूल में किसी बच्चे को कोई छू ले। एक और लास्ट बात क्या करूं, इलेक्ट्राइन के साथ साथ अबे भाई एक चीज और देखिए, वो लंबा नहीं, राहुल गांधी ये नहीं कर रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा हो गई है तो फिर उबाओ उनको पकाओ 45 मिनट, बच्चों की बात ज्यादा, फोकस खत्म। तो वो जिस ढंग से उसको कर रहा है ना, वो समझ रहे हैं कि ये टेस्ट मैच नहीं है 5 दिन का, ये T20 के बच्चे हैं। अब मैं मूल बात पे आ जा रहा हूं। इस बात में हम सब लोगों का एक मत था कि ये सारे, और एक मत ही नहीं था, हम सब लोगों का व्यक्तिगत अनुभव था कि ये जो इस ट्रेनिंग से आते हैं आरएसएस से निकले हुए लोग, चाहे वो बीजेपी हो, विद्यार्थी परिषद हो, ये जितने हो, शाखा से निकले, ये डरपोक होते हैं। ये झुंड में तो आपको हुआ हुआ करके डराते हैं, लेकिन आप अगर एक बार खड़े हो जाइए तो ये तुरंत दुम दबा के भाग जाते हैं। ये आपके सामने कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आमने सामने का वो नहीं कर सकते हैं। मोदी जी को जो मुझे बताया गया है, ये बार बार कह रहे हैं, ये अब ओम बिरला उसमें वो अपना हर एक आदमी अपना अपना, वो उनसे कह रहे हैं कि आइएगा मत, महिलाएं अटैक करेंगी। जो उस समय आपको याद है इन्होंने कहा था कि मैंने मना किया था कि मत आइए, महिलाएं अटैक करेंगे। उसी पे ही इज प्लेइंग ऑन दैट। मायावती जी बाहर इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि किसी से मिले ना, तो उनको डराते हैं कि जैसे ही बाहर निकलिएगा तो आपके ऊपर अटैक होगा। अमित शाह का जो बेसिक चीज थी ना, वो अब समझ में आ गई है सामने। अमित शाह की हिम्मत है कि राहुल गांधी जैसे अकेले जाके किसी स्टेज पे चढ़ जाएं, या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या एनी ऑपोजिशन लीडर। अमित शाह अकेले आ सकते हैं, कहीं बात कर सकते हैं किसी से? इन लोगों को वो एक पूरा अपना सुरक्षा कवच चाहिए और फिर आ सकते हैं। जो आप बात कह रहे हैं वो अभी भी देखिए, एक भाई मैं इस पे भी एक हम लोगों को थोड़ा 2 मिनट बात करनी चाहिए। बीजेपी बहुत ही शातिराना ढंग से क्या कर रही है, डीलिमिटेशन को पुश कर रही है, क्योंकि उसको क्या लग गया है कि आज की तारीख में सारा जो विमर्श है वो जेनजी और उसके इर्द गिर्द हो गया है। वो उस विमर्श को, भले ही वो हार जाए डीलिमिटेशन में, उससे हटाना चाह रही है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो पिछले 4-6 दिन में ओवर ड्राइव में है। किरण रिजिजू जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, वहां चले जा रहे हैं, उनसे बात, सुखबीर बादल को बुला रहे हैं। सुखबीर बादल का मेरे ख्याल में एक एमपी है कि नहीं है मुझे नहीं याद है, एक एमपी है शायद, उनकी पत्नी एमपी है। हाँ, उनके पास बस एक ही एमपी है। वो भी वो कर रहे हैं कि हम लोकसभा में उनका समर्थन, लोकसभा तो एक एमपी तुम समर्थन करो ना करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। डीएमके को उधर कर रहे हैं, ये सारा कुछ ये कर रहे हैं और ये अभी भी है कि डिलिमिटेशन बिल नहीं पास होगा, वो नहीं हो सकता है पास। लेकिन मुख्य चीज से ध्यान को हटाने के लिए ये डिलिमिटेशन को फिर पुश कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह से विपक्ष का जो फोकस है उससे हट जाए। लेकिन वारे बच्चों को भी सलाम करना पड़ेगा। झारखंड में 2 अलग अलग छात्र संगठन जो वहां के लोकल, उन्होंने अपना मोर्चा बनाया है। 2 अलग अलग हैं, अलग अलग उनका वो चल रहा है धरना प्रदर्शन, एक ही ग्राउंड, उसी ग्राउंड पे जो उनका बड़ा ग्राउंड है। खाना पीना साथ एक्सचेंज हो जा रहा है, बारिश आ रही तो एक दूसरे, लेकिन अदरवाइज 2 अलग अलग हैं, और वो दोनों जा रहे हैं साथ में, नेगोशिएशन हो रहा है, नेगोशिएशन फेल हो रहा है। वहां लीग का चक्कर नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये चीजें हुई है, वो उसमें व्यवस्था की बात आ गई है। और मैं इसलिए इसको मान रहा हूं अच्छा कि अगर झारखंड में एक स्टेप अगर आगे पहुंच जाता है मामला कि अब लीग एक तो छोटी चीज हो गई, अब व्यवस्था पे बात करो। अब बात लीग पे नहीं, व्यवस्था पे बात करो, स्टेक होल्डर से, बच्चों से। तुम कल अभय भाई, कल अगर आप खबर पढ़े हो, एनटीए का आ गया कि उनके जो एनटीए के जो मेंबर्स थे उन्होंने लीक किया। ये मेंबर सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उनके द्वारा हैंडपिक लोग हैं, उनके ट्रस्टेड लोग हैं। ये चढ़ावा चोरी में सारे आरएसएस के चोर हैं, ये जितने चोरी का आरोप लग रहा है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट देश के सामने होता जा रहा है। और ये अच्छा है कि अब शिक्षा की व्यवस्था पे बात हो रही है। पेपर लीकिंग तो पुराना जमाना हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पे बात हो रही है।
तो मेरे हिसाब से अमित शाह अमित शाह केवल एक वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां प्रश्न एक ही पूछा जाएगा, लाठी पैलेट गन किसने चलवाई, सादी वर्दी में कौन लोग थे। और ये उनके अपने घर, मतलब उनके घर पर जब मैं बोल रहा हूं, उनके बिल्कुल घरेलू हैंडपिक लोग थे, उनके गुंडे थे, उनकी अपनी आर्मी थी और उनको वहां भेजा गया था। तो इसलिए इसका जवाब देने में वो उनके पास कोई इसका जवाब ही नहीं है, वो चाहे घूम फिर के कुछ कहें। तो शायद इसलिए अमित शाह नहीं आ रहे हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है। डॉक्टर कमल। अभी सर, ये परिसीमन बिल को आनंद सर ने कहा कि वो पारित नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार सक्रिय दिख रही है, पार्टियां भी तोड़ी उसने, ऐसा लग रहा है कि शरद पवार की पार्टी भी समर्थन दे सकती है, पहले भी उन्होंने संकेत किया है। डीएमके ने कहा कि वर्तमान स्वरूप में नहीं देंगे, थोड़ा चेंज हो जाए तो क्या दे सकते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि सच में परिसीमन बिल पारित करा पाए? देखिए, क्योंकि अमित काफी शाह काम ने तो दिख अमित रही है। शाह ने संसद में खड़े होकर एक मौखिक आश्वासन दिया था। ये कहा था कि भाई आपकी सीटें हम डबल कर देंगे, हैं? ये आश्वासन दिया था। अब डीएमके कह रही है कि मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आप इसको रिटन में दीजिए, लिख के दीजिए आप हमें। मतलब एक बार बोल दिया, उसी आधार पर सारी गोलबंदी अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं। जो उन्होंने बोला था, डीएमके ने शर्तें रखी हैं, हिंदू में बहुत स्पष्ट रूप से उसको छापा है। डीएमके ने कहा है कि 1971 में जनसंख्या वाला मामला वहीं फ्रीज कर दीजिए, पहली बात तो ये। दूसरे, लिख के दीजिए, ये सीटें दोगुनी करने वाली बात, इसको लिख के दीजिए। ये डीएमके ने ठोस मांगे रखी हैं। और जब इन्होंने डीएमके के सामने ये चारा फेंका था, या शरद पवार की पार्टी के सामने चारा फेंका था, उस समय देश की राजनीतिक परिस्थिति आज के मुकाबले थोड़ी अलग तरह की थी। जब ये पार्टियां तोड़ रहे थे और सबके सामने इस तरह के चारे फेंक रहे थे, उस वक्त तक न तो राम मंदिर वाला घोटाला फूटा की गंदगी फूट के निकल के आई थी, और न ही ये जैनजी वाला आंदोलन हुआ था, और न ही भारतीय जनता पार्टी दुविधा में फंसी हुई नजर आ रही थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की दिशा बिल्कुल ठीक थी। अब आनंद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अमित शाह जब आएंगे सदन में, तो विपक्ष को तो वो कई बार आक्रामक तरीके से विपक्ष के ऊपर टूट चुके हैं। यहाँ सवाल विपक्ष के ऊपर टूटने का नहीं है, उनको बताना पड़ेगा कि जैनजी के इस आंदोलन के बारे में उनकी सरकार, उनके गृह मंत्रालय ने जो किया वो क्यों किया, कैसे किया। या तो उन्हें अतुल लिमई की भाषा बोलनी पड़ेगी, जो बोलना अब उनके लिए नामुमकिन है, या उन्हें मोहन भागवत की भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर मोहन भागवत की भाषा बोलेंगे तो जो उन्होंने किया है उसके लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, उन्हें खेद व्यक्त करना पड़ेगा, उनकी नाक कट जाएगी पूरी तरीके से। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मामले से कैसे निपटें। विपक्ष को गरियाना तो मामूली बात है उनके लिए, विपक्ष को धमकाना मामूली बात है उनके लिए, ये वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो ये दो मॉडल हैं जैनजी से निपटने, एक अतुल लुमई वाला मॉडल है और एक मोहन भागवत वाला मॉडल है, जो कि बीजेपी ने अभी पिछले एक हफ्ते में विकसित किया है। इन दोनों मॉडल में से अमित शाह किस मॉडल की मदद लेंगे, ये प्रश्न है ना, असली प्रश्न तो जो है। तो इस चक्कर में फंसे हुए हैं। और जबकि राज्यसभा के सभापति ने, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ गर्भनाल का उनका रिश्ता है, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि भाई गृह मंत्री से कहिए कि वो आए यहाँ पे बयान दें, विपक्ष की भावनाएं उन तक पहुंचाइए। ये तक उनसे कह दिया गया है अमित शाह से, जो आज तक कभी नहीं कहा गया, फिर भी वो नहीं आ रहे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितनी दुविधा में फंसे हुए हैं। ये लोग घबराए हुए हैं कि एक बहुत बड़ा जो मतदाताओं का समूह है, ये इनके हाथ से निकलने की स्थिति में आ गया है। इससे इनके अंदर बड़ी घबराहट और बेचैनी है। ये मुख्य तौर पर चुनावी कीड़े हैं। जब इनको दिखाई पड़ता है कि हमको नुकसान होने वाला है, तो इनकी फूंक सरक जाती है। और सत्ता हाथ से निकलते देखकर तो सबसे ज्यादा फूंक इनकी सरकती है, क्योंकि इसके सत्ता एक बार हाथ से निकल गई तो जिस डंडे से इन्होंने लोगों को पीटा है, उसी डंडे से इन लोगों की भी धुनाई होगी। अबे भाई, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, तो मैं थोड़ा, हमारे और आपके बीच में थोड़ा एक मत ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं नहीं मानता हूं कि अमित शाह लिमय के, वो टीजी मोहनदास की भाषा बोलने में उनको ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, टीजी मोहनदास जो हिंदुत्व भाई इंटेलेक्चुअल सेल के कन्वीनर थे इनके, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूं, आई वुड इम्पोज कर्फ्यू, वॉर देम 3 times, देन आई वुड शूट। अमित शाह इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो लिमय वाली तो इसके हैं कि आई विल शूट
3 टाइम करके, तो वो 3 टाइम नहीं कहेंगे, 1 टाइम भी नहीं, बिना उसके ही मैं गोली मार दूंगा। वो गोली मारने वाले उसके हैं। और ये मैं इसलिए पूरे उसके साथ कह रहा हूं, डॉक्टर कमल, ये ढूंढ के अगर लग सके, ये वीडियो स्टेटमेंट ऑन जंतर मंतर प्रोटेस्ट जुलाई 2026, द हिंदू 22 जुलाई 2026 की रिपोर्ट में इसलिए ये सब ऑथेंटिकेट कर रहा हूं कि कल के दिन मैं जानता हूं इस पे समस्या हो सकती है। एनडीटीवी 22 जुलाई 2026 की ये सारी रिपोर्ट टीजी मोहनदास जी के, जो हिंदुत्व आइडियोलॉग, फॉर्मर बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल के नाम से छपी हुई है। ये गोली मार देंगे भाई। तो अमित शाह का बेसिकली वो ये कहते हैं 3 बार वार्निंग देंगे, वो तो कहेंगे 1 बार भी वार्निंग नहीं आए तो गोली मार देंगे। तो अमित शाह तो गोली मारने वाले में, इनका पास चले तो घर में घुस के मार देंगे। तो ये इस समय देश ये समझ रहा है। और आप गुंडई से, आप डरा के जेनजी को काबू में नहीं कर सकते। हमारे में से इतने लोग हैं, हमारे तो जिसके ग्रैंड, हम लोग की एज वाले के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन है, आपके लिए आपका बच्चा, कितने लोगों के घर में उसका बच्चा उसकी इस तरह की कड़ाई को मान लेगा। बाकी मान लेगा, आप उसको कन्विंस कर दीजिए, आप उसको लॉजिकली समझाइए आपको, लेकिन आप उससे कहिए खबरदार, तो कहेगा अच्छा खबरदार बताता हूं तुमको, वही बता रहा है जी। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और बहुत सारे अलग अलग जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर अभय जी और आनंद जी से चर्चा करेंगे। अब दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। अब आप